हृदयालय या कई लोग इसे नारायण हेल्थ केयर जैसा समझ में आया आपको। नाम है कंपनी का नारायण हृदयालय। ग्रुप सीएफओ संध्या जे जी जुड़ती हुई। संध्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। डिसेंट मिले जुला परफॉर्मेंस कहूंगा इस क्वार्टर का। मैं आता हूं उस पर। आए 13.5% के आसपास, साल दर साल का उछाल। डॉक्टर साहब, क्वार्टरली नंबर्स आप स्क्रीन पे रख दो। अच्छा संध्या मैम, 13.5% को मैं ब्रेक करूं। अच्छा, पिछली बार जिस साल से हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट ईयर से आई एम श्योर नंबर ऑफ बेड्स की संख्या बढ़ी होगी। तो पिछली बार से अब तक पिछले एक साल में कितने बेड्स ऐड करे, किस तरह की ऑक्यूपेंसीज हैं, किस तरह के एवरेज रेवेन्यूज पर ऑपरेटिंग बेड कमांड कर रहे हो आप लोग? कुछ इजाफा हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? नमस्ते आशीष जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ये जो 14% ग्रोथ देख रहे हैं, इसमें दो पार्ट्स में हम इस ग्रोथ को देख सकते हैं। एक तो जैसे हमने रिपोर्ट आउट किया है कि ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन हुआ है बांग्लादेश के वॉल्यूम में बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल अनरेस्ट विच इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। तो हमारा जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो 18% से ऊपर है। तो वो एक कलर है इस नंबर में। दूसरा है कि हमने कोई सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन किया नहीं है पिछले एक साल में। तो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ विच हैज कम, इट हैज कम क्योंकि प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड जो हमने काम किया है नेबरहुड में, डोमेस्टिक मार्केट में, उसका ही रिफ्लेक्शन है ये ग्रोथ। ओके। अच्छा, जब नंबर्स रिपोर्ट होते हैं तो एक डोमेस्टिक, दूसरा इंटरनेशनल। अभी इंटरनेशनल क्या है? ये इंटरनेशनल पेशेंट्स जो आते हैं या फिर आपके केमन आइलैंड्स की सब्सिडरी और टेलीमेडिसिन का नेटवर्क? इंटरनेशनल में आता क्या क्या है? इंटरनेशनल में सिर्फ इंटरनेशनल पेशेंट्स जो इंडिया में आके अपना इलाज कराते हैं, बस वो काउंट होता है। तो केमन आइलैंड्स अपने इंडिया बिजनेस में आएगा, वो कैसे आता है? वो इंटरनेशनल बिजनेस में आता है। जैसे आप हमारे नंबर्स जो हमारे इन्वेस्टर डेक में देखेंगे, इंडिया का रिपोर्ट आउट सेपरेट रहता है और केमन का नंबर हम अलग से देते हैं। तो वो कंसोल नंबर में आता है। तो और इंटरनेशनल मतलब हुआ जो मेडिकल टूरिज्म वाला आदमी जो हिंदुस्तान आ रहा है अपने हॉस्पिटल चेन्स में इलाज कराने। तो दैट एक्सप्लेन्स। आय 13.5% बढ़ी, तो डोमेस्टिक में तो 19.25% का जंप था, पर इंटरनेशनल रेवेन्यूज वर डाउन 50%। ये लार्जली फिर वो बांग्लादेश क्राइसिस के बाद वॉल्यूम्स जो गिरे, प्योरली उसका असर है मैम? हाँ जी, हमारा अधिकतर इंटरनेशनल वॉल्यूम बांग्लादेश से ही आता है, तो उसकी वजह से हमको काफी सारा इम्पैक्ट आया। हाँ। अच्छा, ये क्राइसिस हुए तो अब थोड़ा सा समय हो गया, हाँ जी। कुछ हालात सुधरे नहीं है क्या? अभी मेडिकल वीजा थोड़े ईज हो गए हैं। जैसे पिछले ओके। क्वार्टर में तो वीजा इशू ही नहीं हो रहे थे। अभी हाँ। वहां से अभी वीजा थोड़े इशू होने लग गए हैं, तो थोड़ा सुधार तो हम देख पा रहे हैं। बट हमने हमेशा बताया है कि हमारा फोकस डोमेस्टिक बिजनेस है, तो हम इसी पे एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं कि हम कैसे अपने डोमेस्टिक बिजनेस को ग्रो कर पाए, डोमेस्टिक कैपेसिटीज क्रिएट कर पाए और डोमेस्टिक थ्रूपुट इंक्रीज कर पाए। तो उसी में हमारा फोकस ज्यादा है। इंटरनेशनल बिजनेस हम थोड़ा रिकवरी देख पा रहे हैं, बट बहुत थोड़ा। अच्छा, केमन आइलैंड्स क्या अपडेट्स हैं? आप लोगों ने स्पेसिफाई कर रखा था कि इन द नियर टर्म रिटर्न रेशियो स्क्वीज होंगे जब तक केमन के एसेट्स बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करना शुरू ना करें, रिटर्न डिलीवर करना शुरू ना करें। केमन्स के हालात क्या हैं? किस तरह का इबीटा क्लॉक कर रहे हो आप लोग? इबीटा क्या अभी भी नेगेटिव है? अगर हाँ, तो ब्रेक इवन कब तक एंटिसिपेटेड, कब तक एक्सपेक्टेड है उसका? आप लोग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन लेके क्या बैठे हो? तो एक तो हमारा नया हॉस्पिटल जो हम खोल रहे थे केमन में, वो पूरी तरह कमीशन हो गया है। हाँ। Q3 में नंबर्स अभी आए नहीं है क्योंकि हमारा सिर्फ ओपीडी चालू हुआ था Q3 में। एक हफ्ते 10 दिन का एपीडी का नंबर आया था। तो वो एक है। दूसरा बात, इन टर्म्स ऑफ नंबर इटसेल्फ फॉर केमन, हमने Q3 में $35 मिलियन का रेवेन्यू किया है केमन में, विच इज अगेंस्ट 30 मिलियन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है रेवेन्यू में। उसका दो फैक्टर है। एक तो न्यू हॉस्पिटल में जो वॉल्यूम्स हम ट्रैक्शन देखना शुरू किए हैं, वो अभी उस नंबर में बेस्ड है। और दूसरा कि हम हमारा जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें भी काफी अच्छा पिकअप हुआ है। तो वो रेवेन्यू का स्टोरी है। एबिटा हमने अलग से दोनों, बिकॉज इट्स लाइक अ कॉमन फैसिलिटी, तो हम दोनों का अलग से एबिटा रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम सिर्फ टोटल एबिटा रिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज सब कुछ शेयर है, सारे कॉस्ट शेयर है, डॉक्टर सेम है, एम्प्लॉइज सेम है, तो सब कुछ
शेयर्ड कॉस्ट बेसिस पे चल रहा है, तो एज ए यूनिट लेवल एबिटा हम रिपोर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। हमने ये गाइडेंस दिया था कि एटलीस्ट 6 to 8 क्वार्टर लगेंगे पूरा रिकवरी होने में नए हॉस्पिटल का। तो जो ट्रैक्शन हम अभी देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम उससे काफी जल्दी रिकवरी कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रॉम एन ओपीडी एंड आईपी वॉल्यूम हम जो एंटिसिपेट किया था बिजनेस केस में, उससे काफी बेहतर हमने वॉल्यूम्स देखे हैं। 6 to 8 क्वार्टर्स, ये कब बोला था आप लोगों ने? मतलब मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, क्या वो कड़ी पास आ गई? क्या FY26 में एक्सपेक्ट करूँ, 27 में एक्सपेक्ट करूँ? हाँ जी, हम रिकवरी 26 में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हमको नंबर्स दिख रहे हैं अभी। ओह ग्रेट। अच्छा, मार्जिन्स बढ़िया हैं, लेकिन साल दर साल 70 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये लार्जली क्या वो इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ा इसीलिए, और वो शायद क्या बेहतर मार्जिन प्रोफाइल वाला धंधा होता है? मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे रीजंस क्या थे मैम? एक्चुअली मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के 2 लेवल पे रीजन थे। एक तो अगर आप हम बेस इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस देखेंगे, हाँ में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, और हर क्वार्टर आप देख रहे हैं कि हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है इंडिया बिजनेस में पिछले हाँ। कई क्वार्टर्स से। तो वो एक साइड है। दूसरा, हमने केमन में बोला था कि थोड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि सब कॉस्ट आ गया है नए फैसिलिटी का बॉटम लाइन में, बट उसका रेवेन्यू अभी तक आया नहीं है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं केमन बिजनेस। और हाँ, क्योंकि इंडिया बिजनेस तो एक्चुअली मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। हाँ, इंडिया बिजनेस का मार्जिन एक्सपैंड हुआ है हमारा ईयर ऑन ईयर। हाँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा Q3 हेल्थ केयर के लिए वीक क्वार्टर रहता है, क्योंकि हम लोग कम बीमार पड़ते हैं क्या? हाँ जी, हर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए Q3 वीक रहता है, क्योंकि क्यों, ऐसा क्यों? हम लोग की बीमारी कम रहती है क्या? शायद त्योहार, काफी सारे त्योहार होते हैं तो लोग खुश रहते हैं। बट एक हो होता है सकता है, हो सकता है। कि अच्छा, इसमें हाई एंड सर्जरीज का मिक्स क्या है? लास्ट मुझे याद है बातचीत हुई थी तो रोबोटिक कैपेबिलिटीज में आप लोग अक्रॉस हॉस्पिटल्स इन्वेस्ट कर रहे थे, हाँ जी, पर तब अपडेट था कि उसके लिए प्रीमियम प्राइसिंग हमने शुरू नहीं करी। हाँ जी, हाँ कर दी क्या अब? हाँ जी। उससे पहले मैं बस एक छोटा सा पिछले सवाल का लास्ट पार्ट में कमेंट डन मैम, कर प्लीज। देती हूँ। हमने जो इंटीग्रेटेड केयर बिजनेस, अब क्योंकि आप मार्जिन डाइल्यूशन पूछ रहे थे, थोड़ा डाइल्यूशन वहां से आ रहा है, आप देख रहे हैं उसमें 12 से 14 करोड़ तक हम कैश बर्न देख रहे हैं हर क्वार्टर, क्योंकि वो हमारा नया बिजनेस है, तो जो क्लिनिक्स और इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, उसकी वजह से आपको ओवरऑल नंबर्स में थोड़ा डाइल्यूशन आ रहा है। अभी आपका ओके। दूसरा सवाल जो आपने पूछा था कि इसका जो मिक्स है, तो रोबोटिक्स हमने अब वो हमारा फोकस एरिया है, और हम उसका अभी प्रीमियम प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं। अभी ब्रॉडली उसका प्राइसिंग सिमिलर ही रहता है। ऑफ कोर्स देयर आर सम डिफरेंसेस, क्योंकि उसमें कुछ कंज्यूमेबल्स रहते हैं तो थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट इन टर्म्स ऑफ रिकवरी आवर रोबोटिक्स इज प्राइस वेरी इफेक्टिवली। बट उसमें क्या बेनिफिट आता है, एक तो रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट्स के लिए, तो वो यस। बहुत जल्दी से वो उसका बेनिफिट देख सकते हैं। और दूसरा, उसमें हम भी फास्टर टर्न अराउंड कर पाते हैं, तो वो बेड हमको बहुत फास्टर क्लियर होता है, तो हम और पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं, तो वो एफिशिएंट है। तो वो तो हमारी वो, हाँ जी, नहीं ठीक बात है, तो हमारी धारणा गलत है। मतलब हॉस्पिटल जबरदस्ती को खींच खींच के बिल बनाता रहता है, बैठाए रखता है अपने को, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल चाहता है कि जल्दी जल्दी सर्जरी के बाद आप निकलो ताकि उस बेड का कोई और इस्तेमाल कर ले। अच्छा, जाते जाते लास्ट सवाल। आपकी प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है कि रोड मैप कैसा रहेगा। 31 दिसंबर 2024 को 6144 बेड्स, FY30 तक 8079 बेड्स लाने की तैयारी, यानी कि 31-32% के आसपास एक्सपेंशन करने की तैयारी होगी इन सालों में। उसमें यह भी मेंशन है बेंगलुरु, कोलकाता, नए प्रोजेक्ट्स और रायपुर का एक्सपेंशन वगैरह। अब ये सब जो कमिश्निंग डेट्स हैं वो तो FY28-29 के आसपास हैं, तो ये बीच में क्या लैग पीरियड रहेगा, ग्रोथ नदारत रहेगी, ऐसा है क्या? और अब 9 महीने के नंबर्स मैम सामने आ गए, तो एक्चुअली FY25, FY26 के प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं ग्रोथ के? हाँ जी। तो विदाउट गिविंग एनी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, आप ब्रॉडली जैसे आप राइटली कॉल आउट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रीम है, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रीम है। क्योंकि हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी शुरू हुआ है, तो वो बिग चंक ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रीम आप FY28 के आसपास देखेंगे। बट जैसे आपने देखा है कि पिछले 4-5 साल में हमने कोई बेड ऐड नहीं किया है। एक 50-100 इधर उधर आप देख सकते हैं, बट कोई बड़ा कैपेसिटी हमने कमीशन नहीं किया है। पर हर ईयर हमने काफी हेल्दी ग्रोथ डिलीवर किया है। उसका एक रीजन तो ये है कि हम बहुत थ्रूपुट पे फोकस करते हैं, देयरफॉर वी आर एबल टू
churn the capacity around and deliver growth. Second, हमने पेयर मिक्स पे भी फोकस किया है, तो उसकी वजह से हम हायर रियलाइजेशन पेयर्स ला पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हम ग्रोथ दे पा रहे हैं. तो ये ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू होगा. तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आप देख रहे हैं, हमारा तो ये एक्सपेक्टेशन या फिर उम्मीद है कि हम ऑर्गेनिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू कर पाए. Inorganic Perfect. big chunk will come around FY 28-29 projects we have now identified. संध्या मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से नंबर्स और सारी डिटेल समझाने के लिए.